आज हम लोग डिस्कस करेंगे कूलम्स लॉ के बारे में। इसकी लिमिटेशंस भी हम लोग देखेंगे और फिर देखेंगे हम लोग क्या क्या हमारा एप्लीकेशंस है कूलम्स लॉ का। आइए स्टार्ट करते हैं कूलम्स लॉ को। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो हमारा डायरेक्शन होगा, जो हमारा फोर्स अप्लाई होता है ड्यू टू चार्जेस, उस डायरेक्शन के बारे में हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है। आप लोग जानते हैं कि हमारा सेम चार्जेस क्या करते हैं, हमारे रिपेल करते हैं, एंड अपोजिट चार्जेस बेसिकली क्या करते हैं, हमारे अट्रैक्ट करते हैं। हम लोग देखते हैं यहाँ पे द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू चार्जेस is already known। हम लोगों ने अब तक स्टडी किया है बेसिकली सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। यहाँ पे हम लोग एक कॉन्सेप्ट और जानते हैं, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, अगर एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल पे कोई फोर्स एक्सर्ट कर रहा है तो दूसरा पार्टिकल भी सेम अमाउंट ऑफ फोर्स जो है उस पार्टिकल पे एक्सर्ट करेगा इन अपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं, सपोज करिए मेरे पास चार्ज है Q1 एंड Q2। ये चार्ज है हमारा +2 माइक्रोकूलम का और ये चार्ज है हमारा +3 माइक्रोकूलम का। इनके बीच का जो सेपरेशन है उसे हम लोग R से डिनोट करते हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, जो हमारा फोर्स अप्लाई होगा, सेम चार्जेज अगर मैं कंसीडर कर रहा हूँ, तो दोनों जो हमारे चार्जेज हैं उनकी वजह से हमारा कैसा फोर्स यहाँ पे क्रिएट होगा, रिपल्सिव फोर्स। और जो ये हमारा यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स क्रिएट हो रहा है, ये कैसा हो रहा है, रिपेल ड्यू टू सेम अमाउंट ऑफ चार्ज। यहाँ पे हमारा इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि हमारा कौन से चार्ज हमारा स्ट्रोंग है और कौन सा चार्ज हमारा वीक है। अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं +2 माइक्रोकूलम है और ये हमारा +3 माइक्रोकूलम है, तो इस चीज़ से हमारा कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा। जो अमाउंट होगा हमारा चार्ज का, चार्ज की वजह से जो हमारा अमाउंट होगा फोर्स का, वो हमारा क्या होगा, सेम होगा बेसिकली यहाँ पे। तो ये हमने लोग पहला कॉन्सेप्ट देखा। तो हम लोग डायरेक्शन के बारे में तो पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स के लिए। तो हम लोग कूलम्स लॉ जो है बेसिकली, इसके पहले सबसे पहले कूलम नाम के साइंटिस्ट ने हमें जानकारी दी इसके बारे में। उन्होंने जो है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बताया कि वो हमारा कितना होगा। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ मैग्नीट्यूड के बारे में, तो मैग्नीट्यूड आप सब लोग जानते हैं, मैग्नीट्यूड क्या होता है हमारा, ऑलवेज पॉजिटिव। और मैग्नीट्यूड में अगर हम लोग किसी भी चार्ज को अगर मैं शो करके दिखाऊं तो हम लोग कैसे शो करेंगे, मोड के अंदर हम लोग शो करते हैं बेसिकली से। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिकली कूलम्स लॉ को अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि हमारा जो मैग्नीट्यूड आगा, जो फोर्स है हमारा, वो हमारा कितना आता है। आइए डिस्कस करते हैं। मैं इसे रब कर देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, सपोज करिए दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, सेम चार्जेस मैं यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ और इनके बीच का जो सेपरेशन है वो है हमारा स्मॉल r। तो आप लोगों को पता है सेम अमाउंट ऑफ फोर्स से हमारा क्या होगा, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे बेसिकली, और ये हमारा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ इन फोर्स के मैग्नीट्यूड के बारे में, यहाँ पे आप लोग देखेंगे जो हमारा मैग्नीट्यूड निकल के आता है इस फोर्स का, वो होता है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस। दोनों चार्जेस का जो हमारा मैग्नीट्यूड है उनके प्रोडक्ट के ये हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। एंड सेकेंड थिंग क्या है, ये हमारा जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स होगा
ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा दोनों चार्जेस के बीच का जो सेपरेशन है उसके स्क्वायर के। सो यहाँ पे हम लोगों ने ये दो चीजें देखी बेसिकली कूलम्स लॉ में। और जो हमारा जो फोर्स है हमारा एक्ट करेगा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस एंड दिस फोर्स एक्ट्स along the line joining two charges। सो यहाँ पे अगर मैंने कंबाइन करता हूँ तो यहाँ पे निकल के आएगा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस Q1 एंड Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस। सो आप लोगों को पता है अगर हम लोग इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन यहाँ से हटाएंगे तो एक कांस्टेंट हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं इंट्रोड्यूस करते हैं बेसिकली। सो यहाँ पे हम लोग देखते हैं अगर मैं यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊंगा तो यहाँ पे कांस्टेंट निकल के आता है बेसिकली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आगे हम लोग लिखते हैं सिमिलरली मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये जो है बेसिकली इसकी अगर हम लोग बात करते हैं ये होता है हमारा एप्सिलॉन, इसे हम लोग लिखते हैं बच्चों एप्सिलॉन। और अगर मैं बात करूं ये तो ये सिंबल होता है नोट का, इसे हम लोग लिखते हैं एप्सिलॉन नोट। सो बेसिकली हमने यहाँ पे देखा ये जो हमारा एप्सिलॉन है हमारा ये हमारा होता है परमिटिविटी। एप्सिलॉन नोट जो है हमारा ये हमारा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम या फिर हम लोग एयर, ये जो है हमारा इनका जो परमिटिविटी है वैक्यूम का और फ्री स्पेस का वो लगभग बराबर होता है, थोड़ा डिफरेंस होता है इसलिए हम लोग इसे सेम कंसीडर करते हैं यहाँ पर। सो जो हमारा ये परमिटिविटी है अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं ये हमारा प्रॉपर्टी होता है मीडियम का, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। सो अगर हम लोग वैक्यूम के केस में या फिर हम लोग फ्री स्पेस के केस में वैल्यू अगर हम लोग इसका देखते हैं तो वैल्यू हमारा होता है एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। सो आइए यहाँ से एक बार यूनिट देख लेते हैं इसका। एप्सिलॉन नोट का मुझे यहाँ से यूनिट चाहिए तो मैं एप्सिलॉन नोट को इधर लेके आता हूँ। फोर्स हमारा नीचे जाएगा 1/4 पाई एफ Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। सो यहाँ पे अगर हम लोग यूनिट देखें चार्जेस का यूनिट है हमारा कूलम डिवाइडेड बाई, नीचे अगर हम लोग देखते हैं फोर्स का यूनिट होता है साइज हमारा न्यूटन और डिस्टेंस हो जाएगा हमारा मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से जो हमारा यूनिट निकल के आएगा इसका ये निकल के आएगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। सो ये हो जाएगा हमारा एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। सो जो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर इस फॉर्मूले की, ये जो मैंने निकाला है F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमारा कहाँ पे अप्लाई किया जाएगा जब हमारा चार्ज ऑफ सिस्टम कहाँ पे प्लेस है हमारा वैक्यूम के अंदर या फ्री स्पेस में हमारा प्लेस है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस फॉर्मूला इज वैलिड when charges of system is placed in vacuum or free space। ठीक है, सो ये हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अब सपोज करता हूँ ये जो सिस्टम ऑफ चार्जेस है मैंने क्या किया, मैंने मीडियम चेंज कर दिया। मैं उठा के इन्हें कहाँ पे लेके चला गया, वाटर के अंदर मैंने क्या किया बेसिकली इन्हें जाके प्लेस कर दिया है। तो यहाँ पे बेसिकली एप्सिलॉन नोट की जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे वहाँ पे एप्सिलॉन एम, जो है हमारा मीडियम होगा वो हम लोग क्या लेंगे यहाँ पे वाटर। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे इफ वी प्लेस
सिस्टम ऑफ चार्जेस इन वाटर मीडियम। सो यहाँ पे यही जो वैल्यू है हमारा वह एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। सो यहाँ पे हमारा मीडियम हो जाएगा वाटर। यहाँ पे हम लोग इस तरीके से वैल्यू पुट करेंगे। ये हो जाएगा हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 मैग्नीट्यूड ऑफ Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। सो ये जो है प्रॉपर्टी जो है हमारा बेसिकली किसका है, हमारा मीडियम का जो है हमारा ये प्रॉपर्टी होगा। जैसे ही हमारा मीडियम चेंज होगा तो ये जो है हमारा प्रॉपर्टी यहाँ पे हम लोग उसी का पुट करेंगे जिसकी हम लोग बात कर रहे होते हैं। तो आइए परमिटिविटी को एक बार देख लेते हैं। बेसिकली परमिटिविटी क्या है, डीप में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इसे। अभी जितना नेसेसरी है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। परमिटिविटी मैंने आप लोगों को बताया, परमिटिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। ये तो आप लोगों को क्लियर हो गया है, ठीक है। सेकंड चीज हम लोग इसमें देखते हैं ये बेसिकली है क्या। सो लिख लेते हैं पहले यहाँ पे, इट परमिट्स इट्स ओन फील्ड। सपोज करिए हमारा पहले जो हमारा सिस्टम ऑफ चार्जेज है वो कहाँ पे रखा हुआ है, फ्री स्पेस में, और उसके बाद हमने कहाँ पे पुट कर दिया है, इसे वाटर के अंदर पुट कर दिया है। सो ये क्या करेगा, परमिट करेगा अपनी ओन फील्ड को। परमिट करना क्या होता है बच्चों, अलाउ करना होता है। इट परमिट्स इट्स ओन फील्ड टू डिक्रीज द इंटरैक्शन फील्ड बिटवीन चार्जेस। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, सपोज के लिए चार्ज Q1 है और ये चार्ज Q2 है, और इनके बीच में जो है हमारा फोर्सेस जो हमारे अप्लाई हो रहे हैं, तो इनके बीच में कुछ सपोज करिए इस तरीके का इंटरेक्शन हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है या रिपल्सन हो रहा है सिंपली। सो यहाँ पे ये क्या करेगा, परमिटिविटी जो है, मीडियम जो है वो हमारा क्या करेगा, वो अपनी ऑन फील्ड जो इसकी जो फील्ड है उसे अलाउ करेगा। सो ये क्या करेगा, इसे बेसिकली ये क्या कर रहा है, यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है। जो हमारा इंटरेक्शन फील्ड बन रहा है दो चार्जेस के बीच में, ये क्या कर देगा, उसे डिक्रीज कर रहा है सिंपली। सो अगर मैं परमिटिविटी की बात करूँ, तो जो परमिटिविटी होगी हमारे मीडियम की वो ज़्यादा होगी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस से। ये आप पॉइंट ध्यान रखना, ये जो हमारा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है ये क्या होता है हमारा E नॉट। परमिटिविटी is minimum for free space और वैक्यूम। वैक्यूम के लिए हमारा या फ्री स्पेस के लिए जो हमारा परमिटिविटी है वो बेसिकली हमारा क्या होता है, मिनिमम होता है हमारा। जैसे कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कूलम्स लॉ के केस में, F इक्वल टू, ये हमने पुट किया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या हम लोग यूज कर सकते हैं फ्री स्पेस के लिए। तो ये होगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फ्री स्पेस के लिए लिख रहा हूँ मैं, मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 मैग्नीट्यूड ऑफ Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। सो ये जो हमारा टोटल कांस्टेंट है इसे हम लोग K से डिनोट करते हैं बेसिकली। इसे हम लोग इसकी जगह कांस्टेंट लिख लेते हैं K, Q1 Q2 का मोड डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। सो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं बेसिकली परमिटिविटी जो है फ्री स्पेस की ये सबसे मिनिमम होती है। ये वैल्यू अगर हमारा मिनिमम है तो फोर्स क्या निकल के आएगा इसके केस में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा बच्चों, मैक्सिमम होगा। सो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा इन मीडियम, और जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा फ्री स्पेस में, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा फ्री स्पेस में वो हमारा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अगर ये हमारा मिनिमम है तो फोर्स हमें ऑटोमेटिकली क्या मिलेगा, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फोर्स जो है हमें यहाँ पे मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया परमिटिविटी के बारे में, फ्री स्पेस के लिए परमिटिविटी हमने डिस्कस किया। अच्छा, अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं परमिटिविटी, कुछ डाटा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। परमिटिविटी अगर हम लोग देखते हैं वाटर की तो वो हमारी होती है 7.12
इंटू 10⁻⁻10 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये आप लोग डाटा डिस्टर्ब कर लीजिए, काफ़ी यूजफुल डाटा है। ग्लास के लिए हम लोग बात करते हैं। ग्लास के लिए वैल्यू होता है हमारा 3.01 इंटू 10⁻11 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और हम लोगों ने फ्री स्पेस के लिए अभी देखा ही था एप्सिलॉन नॉट। अगर हम लोग फ्री स्पेस की बात करेंगे, ये वैल्यू हो जाएगी 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। सो ये हमने डिस्कस किया अभी कि हमारा परमिटिविटी किस पे डिपेंड करता है, मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। सो यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे डिस्कस करेंगे हम लोग। अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं एनसीईआरटी में जो हमारे गिवन है। सिंपल जो प्रॉब्लम्स हमारे हैं, क्वेश्चन नोट करिए। व्हाट इज द फोर्स बिटवीन, क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द force between two small charged spheres having charges 2 into 10⁻⁻7 coulomb and 3 into 10⁻⁻7 coulomb placed 30 सेंटीमीटर अपार्ट। ये हमारा क्वेश्चन है बेसिकली एनसीईआरटी। सो अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ध्यान से देखेंगे हम लोग क्या अप्लाई करने जा रहे हैं यहाँ पे, कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ हम लोग को पता है F इक्वल टू, ये हमारा होता है मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 Q2 और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारा R स्क्वायर के। और यहाँ पे हमने ये वैल्यू नोट की थी 1/4πε0। मैंने कहा था इसे हम लोग लिखते हैं कांस्टेंट K। अगर हम लोग यहाँ पे वैल्यू निकालते हैं सिंपली 1/4πε0 का, तो हम लोग ये वैल्यू निकालेंगे 1/3.14, 4 इंटू पाई का वैल्यू पुट करेंगे 3.14, एप्सिलॉन का वैल्यू पुट करेंगे 8.85 इंटू 10⁻⁻12। सो ये वैल्यू हमारे पास निकल के आती है 9 इंटू 10⁻9। तो ये हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं। यूनिट हो जाएगा हमारा, या अपोजिट हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। सो अब हम लोग यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे सिंपली। के का जो वैल्यू है हमारे पास वो पुट करते हैं 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर इंटू चार्ज हम लोगों को गिवन है Q1 चार्ज हम लोग इसे ले लेते हैं और Q2 चार्ज हम लोग इसे कंसिडर कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम इंटू चार्ज Q2 है हमारा 3 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। ठीक है, डिवाइडेड बाई SI यूनिट में हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो हम लोग सेंटीमीटर को चेंज करेंगे। डिस्टेंस कितना गिवन है 30 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा हमारा 30 इंटू 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर। यहाँ से हम लोग देखते हैं हमारा आंसर जो निकल के आएगा, देखो कूलम स्क्वायर ये हमारा कैंसिल हो जाएंगे, मीटर जो है हमारा ये कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर हमारा किस चीज़ में निकल के आएगा, न्यूटन में, फोर्स की जो वैल्यू है हमारा। तो इसे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। सो ये जो हमारा फाइनल वैल्यू निकल के आएगा
ये निकल के आएगा 6 × 10⁻³ न्यूटन। सो इस तरीके से हम लोग सिंपल प्रॉब्लम्स देखते हैं इसमें कूलम्स लॉ के लिए। चलिए नोट करिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेट द कूलम्ब फोर्स between two alpha particles separated by a distance of वैल्यू हमें गिवन है 3.2 × 10⁻⁻15 मीटर। ये हमारे से क्वेश्चन पूछा गया है। इन एयर मीडियम हम लोगों को क्या गिवन है, एयर, फ्री स्पेस या वैक्यूम, ये आपको पता ही है। ये आप लोगों का क्वेश्चन है CBSE आउटसाइड दिल्ली, ये क्वेश्चन पूछा गया था हमारा। सो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कूलम्ब फोर्स हमें निकालना है बेसिकली किन के बीच में, दो अल्फा पार्टिकल्स के बीच में हमें यहाँ पे कूलम्ब फोर्स कैलकुलेट करना है। तो उससे इसके लिए आप लोगों को सबसे पहले अल्फा पार्टिकल पता होना चाहिए। तो अल्फा पार्टिकल बेसिकली होता क्या है, ध्यान से देखिएगा बच्चों। अल्फा पार्टिकल हमारा होता है न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम। अगर हम लोग बात करते हैं हीलियम के लिए, तो हीलियम एटम का जो न्यूक्लियस होगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, अल्फा पार्टिकल कहते हैं। तो अगर हम लोग बात करते हैं हीलियम के लिए, तो न्यूक्लियस के अंदर हमारा क्या होता है, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होंगे हमारा, और 2 इलेक्ट्रॉन हमारे कहाँ होंगे, आउटर सेल में, यहाँ पे हमारा चक्कर लगा रहे होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ हीलियम न्यूक्लियस का, तो उसके अंदर हमारा क्या है, 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है। सो ये हमें कैसे फाइंड आउट होगा, अगर हम लोग इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दें, बाहर निकाल दें। सो अगर हम लोग इसमें से हीलियम में से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दे रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आउट, तो ये हम लोग किस तरीके से हम लोग लिखते हैं इसे अल्फा पार्टिकल के लिए, ये हो जाएगा हमारा He। आप लोगों ने क्वांटाइजेशन में पढ़ा है, अगर इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है तो कैसा चार्ज आएगा हमारा बॉडी के ऊपर, पॉजिटिव। तो हम लोग इसे लिखते हैं +2, और +2E लिखना ज़्यादा बेटर रहता है बेसिकली। तो ये होता है हमारा क्या, अल्फा पार्टिकल, H हीलियम +2E, ये हमारा हो जाएगा सिंपल इसका न्यूक्लियस। सो यहाँ पे अगर हम लोग इसका चार्ज निकालते हैं, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल, तो कितना निकलेगा हमारा, ये देखो +2E चार्ज हमारा यहाँ पे है। हम लोग वैल्यू निकालेंगे +2 × 1.6 × 10⁻⁻19। E का हमने चार्ज पुट किया यहाँ से, तो इतना कूलम हमारा चार्ज आएगा अल्फा पार्टिकल की वजह से। इसका मास भी हमसे बहुत ज़्यादा पूछ लिया जाता है, यूज हो जाता है हमारा, इसे भी देख लेते हैं। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल की अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, तो मास कितना निकल के आएगा हमारे पास, क्या है, इसके पास 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है। सो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास क्या होता है आप लोगों का, सेम होता है। सो इसे हम लोग सिंपली लिख सकते हैं 4 ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये हम लोग लिख सकते हैं। और आप लोगों को पता है मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है हमारा, 1.67 × 10⁻⁻27। इसमें हम लोग क्या कर देंगे, 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ये बेसिकली हमारा क्या निकल के आया है, 4 × मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन। सो ये दोनों जो मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताया, इसे ध्यान से देखिए। चार्ज हमारा निकल गया है +2E, और मास हम लोग अगर निकालेंगे अल्फा पार्टिकल का, वो हो जाएगा 4 × मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन। सो ये आप लोगों को क्लियर हो गया है। अब हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम्स पे आते हैं, नोट कर लीजिए इसे।
चलिए तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं, दो अल्फा पार्टिकल्स हमें गिवन है, ये मैं यहाँ पे बना लेता हूँ अल्फा, और ये हमारा हो गया अल्फा पार्टिकल। इनके बीच का जो हमें डिस्टेंस गिवन है वो है 3.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। और अभी मैंने आप लोगों को बताया कि एक अल्फा पार्टिकल में कितना चार्ज होता है बच्चों, +2e। तो यहाँ पे भी +2e होगा और यहाँ पे भी क्या होगा हमारा +2e। फोर्स निकालना है हमें, यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स काम करेगा सेम चार्ज के लिए, सेम अमाउंट का। सो कूलम लो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। चलिए अप्लाई करते हैं। F = K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R²। वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 9 × 10⁻⁹ इंटू कितना चार्ज है हमारा, 2e हमारा चार्ज है इसके ऊपर। सो ये क्या हो जाएगा हमारा 2e × 2e, लिख लेते हैं पहले सिंपली, डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितना है इनके बीच में, 3.2 × 10⁻⁻5 मीटर। इतना डिस्टेंस अब नहीं लिख रहे हम लोग, यूनिट मैंने आप लोगों को बता दिया है। आंसर आएगा आप लोगों का न्यूटन में। ये हो जाएगा हमारा 9 × 10⁹ × 4e² डिवाइडेड बाई 3.2 × 10⁻⁻5। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसमें चार्ज की वैल्यू पुट करेंगे। ये हो जाएगा 9 × 10⁻⁹ इंटू 4 इंटू 1.6 × 10⁻⁻19 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3.2 × 10⁻⁻5। सो ये कैलकुलेशन है हमारा, इसे हम लोग सोल्व करेंगे बेसिकली यहाँ पे, और ये हमारा निकल के आता है 90 न्यूटन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड्स के लिए, नोट करिए इसे जल्दी से। एक प्रॉब्लम और देख लेते हैं हम लोग एनसीईआरटी बेसिस में। प्रॉब्लम गिवन है आप लोगों को, दो हमारे सेम चार्जेज है, हमारे दो पार्टिकल्स है हमारे, उनके ऊपर क्या है बेसिकली सेम चार्जेज है। इसके ऊपर भी हमारा +q है और इसके ऊपर भी हमारा +q है, एंड दे आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस स्मॉल r। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर हम लोग इनमें से किसी भी एक चार्ज को 4 टाइम्स कर दें, क्या कर देना है 4 टाइम्स। सो मैंने क्या किया है, इसे कर दिया है मैंने, सपोज करिए +4q, एंड इसके बाद क्या कह रहा है, डिस्टेंस जो है वो कितना कर दें हम लोग, 3 गुना 3 टाइम्स हम लोग क्या कर दें, डिस्टेंस इनके बीच में कर दें। सो डिस्टेंस सपोज करिए ये मैं यहाँ पे बना ले रहा हूँ, ये हमारा हो गया यहाँ पे 3r। ये चार्ज हमारा कितना था +q। क्या किया इन्होंने, एक चार्ज को 4 टाइम्स किया है और दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस कितना कर दिया है हमारा 3 टाइम्स। तो उसके केस में हमसे पूछ रहा है कि अगर यहाँ पे हमारा फोर्स जो एक्ट कर रहा है, और इस केस में जो हमारा फोर्स एक्ट करेगा, मैं F' लिख रहा हूँ, वो कितना होगा हमारा। सो ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। सो हम लोग क्या करते हैं, इसे हम लोग केस फर्स्ट के नाम से देखते हैं। अगर मैं बात करता हूँ केस फर्स्ट के लिए, सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं कूलम्स लॉ बेसिकली अप्लाई कर रहा हूँ। तो ध्यान से देखेंगे, ये हो जाएगा F = K, चार्ज हमारे पास है Q, दूसरा चार्ज भी हमारे पास Q, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है हमारे पास R, उसका कर देंगे हम लोग स्क्वायर। सो ये वैल्यू हमारा निकल के आएगा F = ये वैल्यू निकल के आया K Q² डिवाइडेड बाई R²। केस सेकंड के लिए हम लोग देखते हैं, F' की अगर मैं वैल्यू निकालूंगा यहाँ पे, F' हो जाएगा K। चार्ज क्या है हमारा यहाँ पे, पहला चार्ज तो Q ही है, और सेकंड चार्ज हमारा हो गया था +4q डिवाइडेड बाई डिस्टेंस की अगर बात करूँ, ये हो गया हमारा 3 टाइम्स 3r का स्क्वायर।
तो यहाँ पे हम लोग इसे क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा के 4q² डिवाइडेड बाई 9r²। ठीक है बच्चों, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं इसमें से 4/9 कॉमन ले रहा हूँ। अंदर क्या बचेगा हमारा, k² डिवाइडेड बाई r²। और अगर आप लोगों को देख पा रहे होंगे आप लोग, ये वैल्यू क्या है हमारा, ये तो हमारा फोर्स था जो हमने केस फर्स्ट में निकाला था। तो ये क्या हो गया हमारा, F' इक्वल टू 4/9 टाइम्स हो जाएगा हमारा जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकल के आया था पहले। सो ये इस तरीके से हम लोग डिस्टेंस वेरी करके चार्ज को डबल या क्वाड्रपल करके इस तरीके की प्रॉब्लम्स हम लोगों से बेसिकली यहाँ पे पूछी जाती है। डिस्कस, इसे आप लोग नोट कर लीजिए पहले। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसमें लिमिटेशंस क्या है हमारी कूलम्ब्स लॉ की। लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ। पहले अगर हम लोग बात करते हैं तो जो हमारा कूलम्ब लॉ है वो एप्लीकेबल है सिर्फ हमारा पॉइंट चार्जेस के लिए। ध्यान रखना, कूलम्ब लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्जेस भी हम लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं। Coulomb's law is applicable only on point charges। ठीक है, ऐसा क्यों है वो भी हम लोग देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, सपोज करिए मेरे पास यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है और यहाँ पर हम लोगों ने पॉइंट चार्ज में लेके एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ले लिया। सपोज करिए कोई रोड है और उसके ऊपर मेरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है प्लस। ठीक है, और आप लोगों से कह दिया जा रहा है कि इनके बीच में हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम लोगों को अप्लाई करना है। तो जैसे कि आपको पता है, सपोज करिए इस पे चार्ज है हमारा कैपिटल Q। मैं यहाँ पे कूलम्ब्स लॉ अगर अप्लाई करना चाहूँगा तो लिखूंगा K, Q1 का मैग्नीट्यूड Q2। तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या है हमारा, स्मॉल q। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कैपिटल Q डिवाइडेड बाई R। अब यहाँ पे मेरे सामने प्रॉब्लम क्या आ गई है बच्चों, मैं डिस्टेंस कहाँ से मेजर करूँगा। इसके केस में तो पॉइंट चार्जेस मुझे पता है, क्या मैं ये डिस्टेंस वेरी करूँगा, क्या मैं ये डिस्टेंस लूँगा या फिर मैं ये डिस्टेंस लूँगा। तो यहाँ पे मेन जो प्रॉब्लम आ रही है वो क्या आ रही है, जो हमारी डिस्टेंस है वो हमारा क्या हो जा रही है, वेरी हो जा रही है। हर एक उसमें डिस्टेंस हमारा क्या हो जा रहा है, वेरी हो जा रहा है। तो हमें क्या, कौन सा डिस्टेंस हम लोग यहाँ पे लेंगे, सो वो हम लोग यहाँ पे नहीं पता कर पा रहे हैं बेसिकली। सो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, कूलम्ब्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली ऑन पॉइंट चार्जेस। जो हमारा एक्सटेंडेड चार्जेज है उस पर हमारा कूलम्ब लॉ एप्लीकेबल नहीं है। लिख लेते हैं ऐसे, कूलम्ब्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल on extended charges। ठीक है बच्चों, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है अच्छे से। सो ये पॉइंट हमने यहाँ पे देखा कि एक्सटेंडेड चार्जेस पे हमारा ये अप्लाई नहीं हो पाएगा। डिस्टेंस हमारा क्या कर जाएगा, इसके केस में हमारा वेरी कर जाएगा। इसके लिए हम लोग फर्दर जो आगे पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज डेंसिटी। वो हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज डेंसिटी हम लोग यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे। सो ये मैंने आप लोगों को बताया। सेकंड जो इसके लिए केस है हमारा, थर्ड केस हम लोग देखते हैं। कूलम्ब लॉ हम लोग कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पे हमारा ऑर्डर ऑफ सेपरेशन जो है 10⁻⁻15 मीटर से ज़्यादा होगा। यानी दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस अगर हमारा कितना है, 10⁻⁻15 मीटर से ज़्यादा है, तो ही हम लोग कूलम्ब्स लॉ को अप्लाई कर पाएंगे। इसके पीछे भी रीजन है वो बताता हूँ, पहले नोट कर लीजिए इसे। दिस लॉ इज वैलिड ओनली
दिस लॉ इज वैलिड ओनली वेयर द ऑर्डर ऑफ सेपरेशन बिटवीन चार्जेस is greater than 10⁻⁻15 मीटर। सो अगर डिस्टेंस जो है हमारा इससे कम हो जाएगा दोनों चार्जेस के बीच में, तो होगा क्या? अगर हमारा इसके बीच में डिस्टेंस इससे कम हो गया है तो जो हमारे दो चार्जेस हैं बच्चों, ध्यान से देखना, वो क्या हो जाएंगे, हमारे बहुत क्लोज आएंगे। तो उनके जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन हमारा क्या हो जाएंगे, बहुत नज़दीक आ जाएंगे। तो यहाँ पे ये इफेक्ट होता है पाई मेसोन इफेक्ट। ये आप लोग फर्दर अपनी एजुकेशन आगे पढ़ेंगे, वहाँ सीखेंगे। बेसिकली मैं आप लोगों को बताना क्या चाह रहा हूँ कि दो जो प्रोटॉन है वो आपस में बहुत नज़दीक आ जाएंगे। और मैंने आप लोगों को बताया था कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स के बीच में हमारा कौन सा फोर्स काम करता है, न्यूक्लियर फोर्स काम करता है। और न्यूक्लियर फोर्स जो है हमारा बहुत ज़्यादा ग्रेटर होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। सो यहाँ पे क्या होगा हमारा, यहाँ पे हमारा कूलम लॉ में क्या होता है, दो सेम चार्जेस हमारा क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। लेकिन यहाँ पे अपोजिट हमें देखने को मिलेगा, क्या हो जाएगा, दो सेम चार्जेज हमारे क्या हो जाएंगे, आपस में अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे। किसकी वजह से? न्यूक्लियर फोर्स की वजह से। इसी वजह से हम लोग जो है, ये जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है, ऑर्डर ऑफ सेपरेशन जो है ग्रेटर होना चाहिए 10⁻⁻15 मीटर से। सो होपफुली आपको 3 लिमिटेशंस मैंने आपको बताई, ये क्लियर होंगी। जल्दी से नोट करिए, उसके बाद एप्लीकेशन देखते हैं कूलम लॉ का क्या है। एप्लीकेशंस ऑफ कूलम लॉ। फर्स्ट एप्लीकेशन पे हम लोग इसके आते हैं। कूलम लॉ हम लोगों को बताता है स्टेबिलिटी के बारे में, स्टेबिलिटी ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स। सो आप लोगों ने पढ़ा होगा बोर मॉडल के लिए, या फिर एटम का जो हमारा अरेंजमेंट है, यहाँ पे हमारा न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं हमारे, राउंड करते होते हैं चारों तरफ। सो यहाँ पे मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। प्रोटॉन पे जो है हमारा कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे कैसा है हमारा, नेगेटिव चार्ज है। सो दोनों चार्जेज हमारे क्या होते हैं, एक दूसरे से अट्रैक्ट करते हैं। किसके लिए? ड्यू टू कूलम्स लॉ। कूलम लॉ में हमने पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सो ये क्या करेंगे, हमारा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, जिसकी वजह से हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स हमारा इलिप्टिकल ऑर्बिट में राउंड करते हैं। सो ये क्या बता रहा है, बेसिकली ये स्टेबिलिटी के बारे में बता रहा है एटम और मॉलिक्यूल का। तो ये पहला पोर्शन है इसका एप्लीकेशन का। सेकंड देखिए ध्यान से, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रेडियो एक्टिव फिनोमिना। ये हमारा रेस्पॉन्सिबल होता है रेडियो एक्टिव फिनोमिना के लिए। सो आप लोगों को पता है न्यूक्लियस के अंदर हमारा क्या होता है। अगर मैं न्यूक्लियस की बात करता हूँ, इसके अंदर हमारा प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं, ये आप लोगों को पता है सिमिलरली। सो होता क्या है हमारा, जैसे ही हमारा प्रोटॉन्स का वैल्यू बढ़ता है, सपोज करिए जेड का वैल्यू क्या कर रहा है हमारा, इंक्रीज कर रहा है, तो प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में क्या होगा बच्चों, हमारा रिपल्सन होगा। प्रोटॉन और प्रोटॉन जो है रिपल्सन हमारा इंक्रीज होगा। और प्रोटॉन और प्रोटॉन रिपल्सन की वजह से क्या होगा, प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्सन की वजह से क्या होगा, जो हमारा न्यूक्लियस होगा वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। और जब न्यूक्लियस हमारा अनस्टेबल होता है तो वो स्टेबल होने के लिए क्या करता है, एमिट करता है अल्फा बीटा एंड गामा रेज। वो दोबारा हमारा स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, अल्फा बीटा और गामा रेज को एमिट करेगा। सो यही जो हमारा कूलम लॉ है, ये हमारा क्या है, रेस्पॉन्सिबल है बेसिकली किसके लिए,
रेडियो एक्टिव फिनोमिनाज के लिए भी। सो होपफुली आपको ये भी क्लियर होगा। थर्ड अगर मैं इसके लिए बात करता हूँ, थर्ड है हमारा यूज्ड इन स्टडी ऑफ क्रिस्टल्स। जो हमारे क्रिस्टल स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ते हैं उन्हें स्टडी करने में भी हमारा ये यूज होता है। बेसिकली क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स हमारा किसके लिए अप्लाई होता है? क्रिस्टल में हमारा क्या होते हैं? एटम्स होते हैं बेसिकली, और एटम्स के बीच में हमारा क्या है? प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स है। तो वहाँ पे क्या अप्लाई होगा? हमारा कूलम्ब्स लॉ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारा वहाँ पे क्रिएट होता है। फोर्थ अगर मैं इसका एप्लीकेशन देखूँ, सो ये हमारा ओबे करता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को। इट ओबेज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की अगर हम लोग बात करते हैं, सपोज करिए हमारे पास 3 चार्ज हैं और एक पर्टिकुलर चार्ज के ऊपर हमें क्या करना है? फोर्स निकालना है। किसकी वजह से? जो 2 अदर चार्जेज हैं उनकी वजह से उस तीसरे चार्ज पे हमारा कितना फोर्स निकल रहा है। सपोज करिए चार्ज है Q1, Q2, Q3। मैं चार्ज Q3 पे क्या कर रहा हूँ? इन 2 चार्ज की वजह से क्या निकालना चाह रहा हूँ? फोर्स मैं इनके ऊपर कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ। सो हम लोग सिंपली क्या करते हैं, इसकी वजह से जितना फोर्स इस पे आएगा और इसकी वजह से जितना फोर्स इस पे आएगा, बाद में क्या कर देंगे? हम उन्हें ऐड कर देंगे। तो ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को भी ओबे करता है। सो ये हमने डिस्कस किया कूलम्ब्स लॉ के बारे में, उसकी एप्लीकेशंस हमने देखी, लिमिटेशंस देखी, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने किए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कूलम्ब्स लॉ वेक्टर फॉर्म में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, और उसकी हम लोग प्रॉब्लम्स फर्दर अच्छी प्रॉब्लम्स नेक्स्ट उसमें हम लोग लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो होपफुली आप लोगों को आज के कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। सो थैंक यू वेरी मच।